के क्लास। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। हम आज एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसी डेटा के साथ बैलेंस शीट फॉर्मेट में इसको बैलेंस किया था और इसकी ट्रांजैक्शंस देखी थी। वही सेम ट्रांजैक्शंस जो हमने लास्ट टाइम बैलेंस शीट में की थी, वही सेम ट्रांजैक्शंस आज हम एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे। और वो कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 की, तो माइकल मैकब्राइन ने क्या किया था। माइकल मैकब्राइन स्टार्टेड द बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 80,000 रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल स्टॉक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें पॉइंट आउट करनी है, नोट करनी है, विच इज माइकल मैकब्राइन ने शेयर्स इशू किए हैं 80,000 के। अब जब शेयर्स इशू करते हैं तो आपका कैपिटल स्टॉक भी जनरेट होता है और साथ में आपके पास क्या जनरेट होता है, कैश। क्योंकि कैपिटल स्टॉक जब हम मार्केट में सेल आउट करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट में मिलता है कैश। ठीक है। कैपिटल स्टॉक को सेल करने का पर्पज ही यही होता है कि हमें उसके अगेंस्ट में कैश मिले ताकि हम अपने बिजनेस के फर्दर ऑपरेशंस को जेनरेट कर सकें। तो कैपिटल स्टॉक्स या कैपिटल जनरेट किया, शेयर्स इशू किए, ठीक हो गया। तो इसकी एंट्री हमारे पास कैसे होगी, यहाँ हम लिखेंगे डेट कि किस डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुई है। ये है 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन। तो हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम दो जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। हमने कैपिटल स्टॉक कितने का इशू किया, 80,000 का। आप याद रखिएगा ये सब कुछ डॉलर्स में है, ठीक है। मैं डॉलर के साइन इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला रन करूंगी तो वो डॉलर के साइन होने की वजह से उसको, उस फंक्शन को ऑपरेट नहीं होने देगा, उस फंक्शन को फंक्शनल नहीं होने देगा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कीपिंग द डॉलर साइन हियर, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये 80,000 है। ये 80,000 शेयर्स नहीं है, या कोई 80,000 किलोग्राम नहीं है, या 80,000 लीटर्स नहीं है। दीज आर दी अमाउंट इन डॉलर। उसके बाद जब आप कैपिटल स्टॉक इश्यू करते हैं तो आपको पता है कि आपके पास कैश रिसीव होता है, कैश आता है। तो दो जगह एंट्री होगी, एक जगह इक्विटी में होगी, दूसरी जगह आपकी एसेट्स में कैश के अंदर होगी 80,000। एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है, बैलेंस लिखना है। हम यहाँ पे अब बैलेंस लिखेंगे। कैश का बैलेंस कितना हो गया, 80,000। यहाँ पे हमारे पास कोई काम नहीं हुआ तो हम इसको सिंपल छोड़ देंगे। और कैपिटल स्टॉक का बैलेंस भी कितना हो गया, 80,000, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन में इफ यू कैन सी दैट, तो यू कैन सी दैट कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको एक दफा और इसको दिखा देती हूँ। देखिए हमने 80,000, यहाँ पे हमारे पास 80,000 बैलेंस आ गया। इसमें आ गया जिन अकाउंट्स में कोई काम नहीं हुआ हम उनको एम्प्टी छोड़ देंगे, हम उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। जिस अकाउंट को हमने टच नहीं किया हम वी विल लीव ऑल these accounts empty, वैसे का वैसे। नाउ दोबारा आ जाते हैं ट्रांजैक्शन वाली साइड पे। अब देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन, देखिए जनवरी 21 को क्या परचेज किया है, लैंड, पेइंग कैश। आपको बताएगा कि लैंड परचेज किया है लेकिन पेमेंट कैसे की है, कैश के थ्रू की है। जनवरी 21 की 21 जनवरी की हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, हमने क्या किया है, लैंड परचेज की है। तो हम लैंड के कॉलम में आके क्या लिखेंगे, जब आपके पास एसेट आया है मींस एसेट इंक्रीज हुआ, तो ये पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 52,000 से लैंड आपके पास आई है। लेकिन लैंड आने के साथ साथ आपके पास एक एसेट बढ़ा है जो कि लैंड है, तो दूसरा एसेट कम हुआ है जो कि कैश है, क्योंकि आपने पेमेंट किसमें की है, कैश में। तो हम पैरेंथेसिस में 52,000 लिखेंगे। पैरेंथेसिस में 52,000 का मतलब क्या है कि माइनस का 52,000, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे दोबारा। मैंने बैलेंस ले लेना है इसका 80,000 में से। देखिए आप पिछले बैलेंस में से ये 21 जनवरी वाली जो ट्रांजैक्शन है वो माइनस, क्योंकि 80,000 में से आपने 52,000 माइनस करना है। अब देखना है आपका कैश का बैलेंस क्या। मैं फॉर्मूला के थ्रू कर रही हूँ, आपने क्योंकि हाथ से करना है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। 28,000 का कैश बचा है आपके पास। बाकी लैंड में बैलेंस कितना है, वही 52,000 है आपके पास लैंड में बैलेंस।
और इक्विटी का बैलेंस कितना है, वही 80,000 आपके पास इक्विटी का बैलेंस है। ठीक है, ठीक है क्लास। नाउ वी हैव द January 22, आपने बिल्डिंग परचेज की है 36,000। सही है, बिल्डिंग परचेज 6,000 कैश पे कर रहे हैं, बाकी के लिए नोट पेएबल इशू कर रहे हैं। हम सबको पता है नोट पेएबल लायबिलिटी है, तो अब जब लायबिलिटी हमने जनरेट की है, हमारे पास लायबिलिटी बढ़ी है, तो हम उसको लायबिलिटी के कॉलम में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमने बिल्डिंग परचेज की है। January 22 की ट्रांजैक्शन है, 22 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले आपने क्या किया है, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग के कॉलम में आ जाए और लिखें कि कितने की बिल्डिंग आपके पास आई है, 36,000 की। ठीक है, अब 36,000 की बिल्डिंग तो परचेज की है, पेमेंट कैसे की है। अब पेमेंट उसने दो तरह से की है माइकल मैकब्राइन ने, कि हाफ पार्शल उसने क्या किया कि कैश से पेमेंट की और बाकी के लिए नोट पेबल इशू किया। तो जो 28,000 हमारे पास कैश है, इसमें से हम करेंगे -6,000। ठीक है, और नोट्स पेबल क्या हुआ, लायबिलिटी जनरेट हुई है, तो अब हमारे पास लायबिलिटी की कॉलम में, नोट पेबल के कॉलम में कितने आ जाएंगे, 30,000। ये वो 30,000 है जो हमने बाद में पे करने हैं। मैं जरा एक कॉमास लगा दूं ताकि आप मुश्किल ना हो, ठीक मुश्किल ना हो। ठीक है, अभी 30,000 नजर आ रहा है आपको। नाउ अगेन हम बैलेंस लिखेंगे, 28,000 में से 6,000 माइनस हो गए तो क्या आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो मैं इसीलिए, अच्छा अगर आपके पास पैरेंथेसिस हो ना, तो ये समझ जाइएगा कि ये जो ब्रैकेट है एक्सेल में माइनस की वैल्यू को शो करता है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ब्रैकेट में आपको नजर आए, इट मीन्स दैट कि ये माइनस के नेगेटिव वैल्यू है। 28 में से 6,000 माइनस होगा तो आपके पास 22,000 आ गए। लैंड पे कोई काम नहीं हुआ, ये 52,000 का 52,000 ही रहेगा बैलेंस में। देखिए ये बैलेंस की लाइन है, लैंड बिल्डिंग 36,000 का 36,000 ही रहेगा। टूल एंड इक्विपमेंट में कुछ काम नहीं हुआ, नोट पेबल 30,000 ही रहेगा। अकाउंट पेबल खाली रहेगा, कोई काम नहीं हुआ। कैपिटल स्टॉक अपनी जगह 80,000 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं क्लास। आपके पास नेक्स्ट एंट्री क्या है, टूल एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं 13,800 के। अब इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, परचेज टूल एंड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। जब भी आपको नजर आए ना ऑन अकाउंट, तो इस वर्ड के दो ही मीनिंग है, या तो अकाउंट पेबल है या अकाउंट रिसीवेबल है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस सिचुएशन में ये पेबल है और किस सिचुएशन में ये रिसीवेबल है। अगर आपने कोई चीज परचेज की है, तो एक तो मतलब है कि आपको पैसे देने हैं। जब भी आपको पैसे देने होते हैं तो अकाउंट पेबल जनरेट होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड, तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज सेल की है, बेची है, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे आने हैं। तो जब पैसे आने होते हैं तो वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल। लेकिन अगर आपने कोई चीज परचेज की है, टूल एंड इक्विपमेंट, तो आपको यहाँ पे पैसे देने हैं, तो विच इज द अकाउंट पेबल। ऑन अकाउंट जब भी लिखा होगा, इट मीन्स दैट कि याद रखिएगा पेबल है या रिसीवेबल है। अब वो आप आइडेंटिफाई करेंगे बाय रीडिंग दिस स्टेटमेंट। ये आपके पास अकाउंट पेबल है, 13,800 से आपने टूल एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं। टूल एंड इक्विपमेंट एसेट होते हैं, हम डेट देख लेते हैं क्या है, 23 जनवरी को है। टूल एंड इक्विपमेंट आपके पास एसेट होता है, एसेट बढ़ा है, तो आपके पास यहाँ एंट्री हो गई है। अभी हम डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं कर रहे, डेबिट क्रेडिट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसकी पेमेंट कैश से नहीं हो रही, इसकी पेमेंट आपने की ही नहीं, इसकी पेमेंट आप बाद में करेंगे। लायबिलिटी आपने जनरेट कर दी है कि भाई मैं बाद में करूंगा, तो 13,800 के आपने अकाउंट पेबल जनरेट कर दी है। ठीक है, अब आप बैलेंस फिर लिख के, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने बैलेंस लिखना है, यही एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन की खसूसियत है। अकाउंट्स रिसीवेबल में कुछ नहीं पड़ा हुआ, 52,000 अपनी जगह पे रहेगा, 36,000 वैसे का वैसे आ जाएगा, 13,800 वैसे का वैसे आ जाएगा। नोट पेबल में वैसे का वैसे बैलेंस आ जाएगा, अकाउंट पेबल में वैसे का वैसे 13,800 आ जाएगा, और कैपिटल स्टॉक में हमारे पास कोई काम नहीं हुई है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एंट्री है, विच इज फिफ्थ एंट्री। January 24 को क्या किया है कि कुछ टूल एंड इक्विपमेंट सेल कर दिए हैं उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे खरीदे थे। ठीक है, यानी कि जो आपने 13,800 के टूल एंड इक्विपमेंट खरीदे थे, उसमें 1,800 के टूल जो है वो किसी को सेल कर दिए हैं, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत नहीं थी, ज्यादा खरीद लिए थे। सेल तो किए हैं, आगे लिखा है। हमें पता है कि जब भी हम कोई सेल की एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा।
ठीक है, लेकिन अब आगे वो कह रहे हैं कि कलेक्टेबल विद इन 45 डेज। इसका मतलब ये है कि पैसा आएगा, आया नहीं है, पैसे ने अभी आना है लेकिन वो आया नहीं, बट मुझे रिकॉर्ड तो करना है ना। अब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल। जब हमें ये होता है कि हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, हम सबको पता है कि सेल करने पे हमारे पास कैश ही आना है, पर कैश के आने की दो कंडीशंस है कि या तो वो ऑन स्पॉट आ जाए या वो बाद में आए, डेफर्ड पेमेंट आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टेबल, यानी आपको आप कलेक्ट करेंगे 45 डेज के बाद। इट मीन्स दैट के वी हैव अकाउंट्स रिसीवेबल। ये तो हमें पता चल गया कि अकाउंट रिसीवेबल में पैसे आ रहे हैं। लेकिन दूसरा कौन सा अकाउंट है जो टारगेट हो रहा है, तो ये अकाउंट टारगेट हो रहा है कौन सा, टूल्स का। आपने पहले टूल परचेज किए थे, अब आप टूल सेल कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा नहीं कर रहे, सिर्फ 1800 का कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि हमारे पास ट्रांजेक्शन किस डेट की है, जनवरी 24 की। 24 जनवरी की ट्रांजेक्शन है। आप टूल एंड इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 13,800 से कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, माइनस का 1200, यहाँ से कम होंगे। सही है। और अब आपके पास जिसको बेच के जो पैसा आएगा वो कैश में अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमें कैश नहीं मिला है। वो कहाँ पर आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल में। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 1200 के साथ ऐड कर देंगे कि अभी हमारे पास इतना पैसा आना है। सॉरी, 12 नहीं है, ये 1800 है। इट्स 1800, नॉट 1200। तो वी हैव 1800। अब हम बैलेंस लिखेंगे दोबारा से वही सारे। 22,000 अपनी जगह, 1800 ये पैसा हमें आना है जो कि अभी नहीं आया। और ये पैसा कैसे आया है, टूल एंड इक्विपमेंट को बेच के। 52,000 अपनी जगह, 36,000 अपनी जगह। और अब आप 13,800 में से 1800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। मैं प्लस का साइन इसलिए लगा रही हूँ किसके, क्योंकि 1800 के साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैंने इसीलिए ही रखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू माइनस की है। अगर मैं ये माइनस की वैल्यू नहीं रखूंगी तो शायद आप ये चीज मिस कर जाएं कि क्या चीज प्लस की है और क्या चीज माइनस। 30,000 अपनी जगह वैसे का वैसे ही रहेगा। 13,800। अच्छा, ये 13,800 है, ये तेरा ज्यादा लिख दिया था। ठीक है, 18,000 अपनी जगह वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 26 को क्या किया है कि रिसीव हुए हैं पार्शियल कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कह रहा है कि जो आपने ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में 1800 के टूल सेल किए थे ना, कि और अकाउंट रिसीवेबल जनरेट किया था कि पैसे आने हैं, उस 1800 में से 600 आ गए हैं। ठीक है। रिसीव कर लिए हैं आपने 600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ टूल। अब मुझे जो यहाँ से पैसे आने थे ना, जो 1800 अकाउंट रिसीवेबल में पड़े हुए हैं, इसमें से 600 आ गए हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, ट्रांजेक्शन है 26 जनवरी। 600 आ गए हैं का क्या मतलब है, कैश आ गया है, तो कैश यहाँ पे ऐड होगा। और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा पहले 1800 था, यानी कि पहले मुझे पैसे आने थे 1800, वो उसमें से मुझे 600 अब आ गए हैं। तो मैं 1800 में से माइनस कर दूंगी 600। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 2000 जो है वो किसी ने मुझसे 2000 उधार लिए हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे कोई सामान खरीदा है और उसने मुझे पेमेंट करनी है 2000, पर करनी है अभी की नहीं है। 2 दिन के बाद उसने 2000 में से मुझे 500 दे दिए। तो पहले उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था, 2000। अब उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, 1500। तो हम सेम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि 1800 हमें आने थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 600 आए हैं। तो जो 600 आए हैं वो कैश में चले जाएंगे, बाकी हम यहाँ से 600 माइनस कर देंगे। अब देखते हैं बैलेंस हमारे पास। 22,000 में से 600 ऐड करेंगे तो ये आप इसको प्लस करा देंगे, इस सेल को आपने ऐड ही करना है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा के यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको बाद में पता चलेगा। जैसे जैसे हम क्लासेस लेते जाएंगे ना, आपको एक्सेल की इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता जाएगा। ठीक है, आप वो मैनुअल ही कर सकते हैं, मैं इसके थ्रू कर रही हूँ। लैंड को हमने कुछ टच नहीं किया, उसकी वैल्यू 52,000 ही है। बिल्डिंग को हमने कोई टच नहीं किया, उसकी वैल्यू 36,000 ही है। टूल एंड इक्विपमेंट जो हमने बेचना था वो हमारे पास बेचा, उसको हमने अब बिल्कुल टच नहीं किया। नोट पेबल कोई टच नहीं किया, अकाउंट पेबल कोई टच नहीं किया, कैपिटल स्टॉक कोई टच नहीं किया, बैलेंस आ गया।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 27 की। वो कह रहा है कि पेड, यानी इसका मतलब है जैसे ही आप वर्ड सुने ना पेड, कैश जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश में कोई वैल्यू आएगी जो कि माइनस में होगी, क्योंकि जब कैश कम होगा तो जाहिर है हम कुछ माइनस करेंगे। तो पेड कैश 6,800 इन पार्शियल पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटी खड़ी हुई है ना क्लास, फोकस ऑन माई कर्सर, ये जो 13,800 खड़े हुए हैं ना, इसको हमने पे तो करना है ना कभी। तो वो कह रहा है कि आपने इसमें से 13,800 में से 6,800 पे कर दिया है, कब? 27 जनवरी को। 27 जनवरी को इसमें से आपने कितना पे कर दिया है? 6,800। अच्छा, किसी और के साथ ये प्रॉब्लम है? मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखिए ऑप्शन, अगर आप स्टॉप शेयरिंग का, तो माई स्क्रीन इज शेयर्ड। प्लीज कैन एनीबडी कंफर्म कि ये, मुझे बताइए, 26 में तो शो नहीं हो रही है, बाकियों को भी शो नहीं हो रही है? ठीक है। हाँ, तो जिसके पास शो नहीं हो रही है वो बाद में रिकॉर्डिंग में देखे, क्योंकि मेरे पास शो हो रही है और बाकियों के पास भी। ठीक है, ओके। 27 जनवरी को हमने क्या किया कि, अच्छा कोई प्रॉब्लम हुआ करे ना तो पहले आपस में एक दूसरे से पूछा करें, मेरे लेक्चर को बीच में इंटरप्ट ना करें तो बेहतर है। कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अपने किसी फ्रेंड से पूछ लें कि सिर्फ मुझे ही नहीं शो हो रहा है या बाकियों को भी नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से बीच में बिल्कुल मैसेज करके और लेक्चर का जो टेम्पो हम तबाह कर देते हैं। तो काइंडली अवॉइड दीज थिंग। 27 कि हम देखेंगे कि 6,800 इन पार्शियल पेमेंट अकाउंट पेबल हमने पे करना है। अकाउंट पेबल, आप जब भी कोई ऑब्लिगेशन पे करते हैं वो कैश के फॉर्म में ही करेंगे। ठीक है, तो 6,800 हमारा कैश भी कम होगा और हमारी लाइबिलिटी भी कम होगी। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 6,800 कैश में से, और अकाउंट पेबल में से भी माइनस करेंगे 6,800। हमारे पास लाइबिलिटी भी कम होगी। लाइबिलिटी कम उसी सूरत ही होगी जब हम कैश में पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी किसी और सूरत तो कम हो नहीं सकती। तो अब हमने बैलेंस देखना है, कैश में से आपने माइनस करना है इक्वल टू, एक्सेल में आप जब भी कोई फॉर्मूला एंटर करेंगे आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। प्लस, प्लस मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो 6,800 है, 6,800 नहीं। ठीक है, प्लस का साइन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास है फॉर्मूला लगा हुआ है इस सेल में। तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये आ गया 15,800। ठीक हो गया। अब ये अकाउंट रिसीवेबल अपनी जगह वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास लैंड अपनी जगह वैसे ही रहेगा, बिल्डिंग वैसे ही रहेगी, टूल एंड इक्विपमेंट वैसे ही रहेंगे, ये 12,000 के। और नोट पेबल वैसे ही रहेगा। अकाउंट पेबल कम हो जाएगा अब। अकाउंट पेबल कैसे कम हो जाएगा? मैं 13,800 में से माइनस करूंगी। ये अच्छा, माइनस करेंगे, मैं प्लस का साइन सिर्फ फॉर्मूला की वजह से लगा रही हूँ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पैरेंथेसिस ऑलरेडी माइनस को शो करता है। पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट को। कोई भी वैल्यू अगर ब्रैकेट में है तो वो ऑलरेडी माइनस को शो कर रही है। आपने सिंपल माइनस ही करना है। मैं सिर्फ एक्सेल में फॉर्मूला की वजह से करा कर रही हूँ। तो हमारे पास 7,000 आ जाएंगे। इक्विटी अपनी जगह वैसे की वैसे ही रहेगी, 80,000। ठीक है, देन अगेन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम सारे ट्रांजैक्शंस करके आ गए हैं। अब सिर्फ दो रह गई हैं। जनवरी 31 को आप देखें, रिसीव किया है 2,200 ऑफ सेल्स रेवेन्यू। जब भी आप सेल्स करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑन अकाउंट या कैश, अच्छा लिखा हुआ है इन कैश लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ अगर नहीं लिखा हो ना कभी भी, रिसीव 2,200 ऑफ सेल्स रेवेन्यू, सिर्फ सिंपल ये लिखा हो, तो वी विल अज्यूम दैट कि दिस इज इन कैश। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसपे ये नहीं लिखा हुआ कि कैश या क्रेडिट पे है, तो अज्यूम कीजिएगा, पहला फर्स्ट अजम्पशन यही है कि ये कैश में है। पर अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। हमारे पास कैश में कितने आए? 2,200 सेल्स हमने की हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अभी हमने इनकम स्टेटमेंट पे हम नहीं पहुंचे। जनवरी 31 पे आ जाएंगे हम, 31 जनवरी। तो हम सबको पता है कि दिस इज द आपका जो
हम सबको पता है कि जो हमारा सेल्स रेवेन्यू है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली एंड में आके हमारे इक्विटी के अंदर एंटर होते हैं। तो अभी हम इसको इक्विटी में भी कहाँ पे, रिटेन अर्निंग में। तो अभी हम सेल्स और एक्सपेंसेस को कहाँ पे ट्रीट करेंगे, उसकी एंट्री कहाँ पे ट्रीट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताऊंगी। या कि जो रेवेन्यूज आते हैं उसमें से जो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। मैं आपको थोड़ा सा यही बता देती हूँ कि सेल्स, आपके पास सेल्स रेवेन्यू जो भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है और एक्सपेंसेस आपके कितने आए हैं, टोटल एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू को जनरेट करने में 60,000, ठीक है। तो आपके पास सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। अब आपका रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास क्या आएगा, 40,000 का प्रॉफिट। ये जो 40,000 का प्रॉफिट आएगा ना, उसको आप जब प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो हम उसको उठा के फिर यहाँ रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लिखते हैं, तब जाके हमारी बैलेंस शीट बैलेंस होती है। तो जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीक्वेंसिंग होती है ना, वो ये ऐसे होती है कि पहले आप इनकम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद फिर आप जाते हैं किस पे, कैश फ्लो पे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पहले आप इनकम स्टेटमेंट, फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन फिर आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अभी हमारे पास क्या है कि 2200 का रेवेन्यू हमने जनरेट किया है। तो 2200 का रेवेन्यू किसमें जनरेट किया है, कैश में। तो हम 2200 का रेवेन्यू कहाँ पे मेंशन करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम। 2200 का रेवेन्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे, सही है। और क्योंकि कैश के फॉर्म में आया है तो हम 200 यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। सारा होल्ड हो गया है, होल्ड। अब बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस हम लिखते हैं 15,800 में ऐड करेंगे 2200 तो कितना आ जाएगा, 18,000। ये अपनी जगह वैसे का वैसे रहेगा। ये 52,000 वैसे ही रहेगा, 36,000 वैसे ही रहेगा, 12,000 वैसे ही रहेगा, 30,000 वैसे ही रहेगा, 7,000 अपनी जगह इंटैक्ट होगा, 80,000 वैसे ही, 2200 वैसे। अच्छा, बुक में ना दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ कर दिए। बुक पे ना 2200 और उसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन एक साथ कर दी है, लेकिन इट्स ओके, आप उसको अलग भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 जनवरी को, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन सेम डे पे है, 31 जनवरी को दूसरी ट्रांजेक्शन देखें, पे किया है 1400 ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं 1400 के। हम सबको पता है कि कैश में पे किए हैं जिसमें से 200 यूटिलिटीज के, आपको सेग्रीगेशन बता रहा है कि 200 यूटिलिटी में पे किए हैं, बाकी 1200 जो है वेजेस हैं, तो मिला के हो गए 1400। एक्सपेंस जब आप पे करेंगे तो वो भी आपका किसमें जाएगा, रिटेन अर्निंग में। और कैश में से माइनस होगा, जाहिर है आप पे कर रहे हैं तो माइनस का 1200 यहाँ, कितने का है ये, 1400, माइनस का 1400 यहाँ। और आप अपने रेवेन्यू में से पे करेंगे एक्सपेंसेस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो ये रेवेन्यू के वैल्यू ये रही, तो आप इसमें से एक्सपेंसेस पे करेंगे कितने, 1400 के। तो अब हम इसका बैलेंस दोबारा लिख लेंगे। बैलेंस क्या आएगा इसका क्लास, इसका आ जाएगा इक्वल टू दिस, माइनस करेंगे ये 16,600, ये अपनी जगह 1200, ये अपनी जगह 52,000, ये अपनी जगह 36,000, ये अपनी जगह 12,000, ये अपनी जगह 30,000, ये अपनी 70,000। ये एक का एक ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस रहेगा, तो माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि हमारे पास जितने एसेट के बैलेंसेस हैं वो तमाम इक्वल हैं किसके, लायबिलिटी और इक्विटी के बैलेंसेस के, देख लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास, मैं इसलिए ये तमाम, ये सारे एसेट्स के हैं, ठीक है, ये सारे एसेट्स के हैं। हम वही कलर कर लेते हैं, स्काई ब्लू वाला। ये तमाम एसेट्स हैं, ये लायबिलिटी है,
लायबिलिटी में कैसा कलर है, पर्पल पिंक का, ये लायबिलिटी है और ये इक्विटी है। ठीक है, हम सबको पता है कि एसेट शुड बी इक्वल टू योर लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। मैं एसेट्स को ऐड कर लेती हूँ, मेरे लिए एसेट्स को ऐड करना बहुत आसान है। मैं जस्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, ये तमाम वैल्यूज पकड़ूंगी, आपने कैलकुलेटर में करना है, मेरे लिए आसानी है, मैं एक्सेल पे कर रही हूँ। 1,17,800 आपका कह रहा है, ये तमाम का टोटल जब मैंने किया तो पता चला कि मेरे एसेट जो है इतने का आ रहा है। ठीक है, और मैं लायबिलिटी और ओनर इक्विटी को एक साथ कर रही हूँ, दिस साइड को मैं इक्वल कर रही हूँ दिस साइड के, तो मैं यहाँ पे इन तमाम को ऐड करूंगी, लायबिलिटी के दोनों अकाउंट और इक्विटी के दोनों अकाउंट को एक साथ ऐड करूंगी, तो देखती हूँ यहाँ पे हमें आ रहा है 1,80,800। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे हमें लिखने में मिस्टेक कर दी है, इसको भी हम 7,000 करेंगे। अब आ गया ये, कभी कभी हम टाइपो एरर्स करते हैं तो उसको हम फौरन आइडेंटिफाई कर, एक्सेल में फौरन आइडेंटिफाई हो जाता है, आपको उधर देखना पड़ेगा थोड़ा अगर आप मैनुअल कर रहे हैं। तो आपके एसेट्स बराबर हो गए लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के। हमने ऊपर लिखा था कि हमारे एसेट्स शुड बी इक्वल टू इक्वल टू योर लायबिलिटी और ओनर इक्विटी। आपके एसेट्स बराबर होने चाहिए लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। ठीक है, प्लस के साइन को हम बोल्ड करके इसको यहाँ पे करते हैं। सो अब आपको क्लियर होगा कि योर एसेट्स शुड बी इक्वल टू, इसको जरा साइज इतना बड़ा करें, योर लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, आपके एसेट्स बराबर होने चाहिए आपके लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के, तो वो सेम आ रहा है हमारे पास। इन सब का टोटल ये रहा, इन दोनों इन चारों का टोटल ये रहा, आपके एसेट्स बराबर है आपके लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर मैं इसको छोटा सा करके दिखाऊं तो ये आपके एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। मैं इसको डिलीट कर दूं एंटायर रो को, तो ये एक फॉर्म में ये ऐसे आएगा। ठीक है क्लास, सो दिस इज योर एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क। अगर आपका अभी कोई भी सवाल है तो प्लीज आप पूछिए। एनी क्वेश्चन?